हेलो फ्रेंड, आज जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है निजीकरण, जिसे हम लोग प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। और मैं एक टर्म इस पे डिस्कस करूंगा जो है वो है राष्ट्रीयकरण। निजीकरण और राष्ट्रीयकरण ये दोनों हमारे पॉलिटिक्स से काफी पुराना नाता रखते हैं। और आजकल जो की बात बहुत चल रही है कि रेलवे के लेके कि रेलवे अगर प्राइवेटाइजेशन हो गया, उसका निजीकरण हो गया, किसी प्राइवेट कंपनी ने अपने हाथों में ले लिया तो इससे हम लोग का बहुत नुकसान हो जाएगा। और कुछ लोग उसके पक्ष में अपने तर्क दे रहे हैं, कुछ लोग उसके विपक्ष में अपने तर्क दे रहे हैं। तो उसी बातों को क्लियर करने के लिए आज मैं आप लोग के लिए प्राइवेटाइजेशन के ऊपर एक वीडियो लेके आया हूं कि इससे हमारी जो रेलवे है या बैंक है, किसी भी तरीके का अगर हम किसी कंपनी का प्राइवेटाइजेशन करते हैं तो उससे हमें क्या लाभ होगा, उससे क्या हमें नुकसान है, उसके बारे में आज हम पूरे तरीके से डिस्कस करेंगे इस वीडियो पे। क्योंकि ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है तो प्लीज मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो चलें आज हम टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं, निजीकरण, जिसे बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत कहां से होती है? तो किसी चीज को जानने के लिए हम लोग सबसे शुरुआती चीज में बात करेंगे तो वो है कंपनी। यानी कोई भी कंपनी, कोई भी एक प्राइवेट कंपनी हो, एक सरकारी या मिश्रित कंपनी। तो दुनिया में अगर कहीं भी आप जाएंगे तो आपको तीन तरह की ही कंपनी मिलेगी। पहली कंपनी होगी सरकारी, दूसरी होगी प्राइवेट और तीसरी होगी मिश्रित कंपनी। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूं कि इन कंपनियों में होता क्या है, मतलब ये कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जिनका नाम दिया गया है ऐसे। सरकारी कंपनियां वो होती हैं जो सरकार के अधीन होती हैं। दूसरी कंपनी है प्राइवेट। प्राइवेट कंपनी ऐसी होती है जो किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के अंतर्गत कार्य करती है। और तीसरी कंपनी है मिश्रित कंपनी। मिश्रित कंपनी में क्या होता है कि उसके कुछ शेयर्स जो होते हैं प्राइवेट के होते हैं, प्राइवेट कंपनी का, और कुछ शेयर्स उसमें गवर्नमेंट के होते हैं। अब या तो ये रेशियो 40-60 का हो सकता है, या तो 50-50 का हो सकता है, या तो 30 और 70 का हो सकता है। तो इस तरह एक मिश्रित कंपनी भी बनती है। यानी दुनिया में आप कहीं भी जाएंगे आपको तीन तरह की ही कंपनी मिलेगी। और इस कंपनी में जो बात होती है वो जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं किसी भी तरीके के, वो इन्हीं तीन कंपनियों से ही होंगे। और कोई भी सेवाएं जिसे हम लोग सर्विसेज बोलते हैं वो भी इन्हीं तीन कंपनियों द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। अब जैसे मैं आपको बता दूं कि सरकारी कंपनियां जैसे सरकारी कंपनी के तौर पे आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे इंडियन रेलवे हो गया, स्वास्थ्य सेवाओं से रिलेटेड कोई भी चीज हो गई, एयर इंडिया, भारत पेट्रोलियम, कोल इंडिया, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, ये सब हमारी जो हैं वो गवर्नमेंट की कंपनियां ही जान लीजिए सब हैं। और जो प्राइवेट कंपनियों की अगर बात करें तो ये तो काफी फेमस कंपनियां, जैसे टाटा ग्रुप को आप जानते ही होंगे, रिलायंस हो गया, गोदरेज हो गया। तो ये सब जो हमारी प्राइवेट कंपनियों के नाम है। अब मान लीजिए कि अगर कोई सरकारी कंपनी, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको एग्जाम्पल लेके बताता हूं कि आखिर प्राइवेटाइजेशन के बारे में कि होता कैसे है। रेलवे को हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया और इसे रेलवे को कोई प्राइवेट कंपनी को बेच दिया जाता है तो प्रक्रिया ये आपकी कहलाएगी निजीकरण। और अगर सरकार रेलवे का कुछ भाग प्राइवेट कंपनी को बेचती है तो रेलवे को मिश्रित कंपनी कहेंगे। यानी इस प्रकार सरकारी चीजों को निजी कंपनियों के हाथ में बेचना निजीकरण कहलाता है, जिसे हम लोग प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। इसके विपरीत यदि प्राइवेट कंपनियों को खरीदकर सरकार उस कंपनी को सरकारी बना देती है तो उसे बोलते हैं राष्ट्रीयकरण। इसका एक एग्जांपल देता हूं, सबसे अच्छा एग्जांपल है 19 जुलाई सन 1969 को 14 बैंकों का इंदिरा गांधी जी द्वारा राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसी के बाद इंदिरा गांधी जी को भी लोग काफी जानने लगे थे। सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में बेचती है क्योंकि इससे बहुत कुछ फायदे हैं। यानी सरकार निजी कंपनी के हाथ में सरकारी कंपनी को बेचती है, इससे कई सारे फायदे भी हैं। मैं नुकसान भी बताऊंगा लेकिन वो अंतिम तक आपको देखना पड़ेगा। तो पहला जो फायदा है सेल रेवेन्यू का, यानी जो गवर्नमेंट को फायदा होता है सबसे पहला वो सेल रेवेन्यू। अब सेल रेवेन्यू है क्या? अगर सरकारी कंपनी प्राइवेट के हाथों बेची जाती है तो उसे एक साथ बहुत रुपए मिलते हैं, यानी गवर्नमेंट को काफी रुपए का फायदा होता है जिससे वो जन कल्याणकारी काम कर सकते हैं। इसके बाद सरकार को उस कंपनी के लिए अलग से बजट नहीं पारित करना पड़ता। यानी अगर कोई रेलवे को बेच देता है प्राइवेट कंपनी के हाथों में तो रेलवे के लिए अलग से कोई बजट पारित नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद सरकार उसे कंपनी का जो बेच देगी, जैसे रेलवे को ही मान लीजिए, तो इसके लिए कोई अलग से बजट नहीं लाना पड़ेगा। इसके साथ सरकार पर कुछ बोझ भी कम हो जाता है, क्योंकि जो बजट कम हुआ तो बोझ कम हुआ तो काम भी कम हो जाएंगे। अब देखिए बात आती है
सरकारी कंपनियां जन कल्याण के लिए काम करती हैं, क्योंकि ये इसी कारण ही हमारी जो सरकार होती है वो सत्ता में आती है कि जन कल्याण के लिए कार्य करेगी। और उसमें काम करने वाले कर्मचारी ज्यादा सहजता के साथ काम नहीं करते हैं, क्योंकि वो जन कल्याण को शायद अपना मोटिवेशन नहीं समझते, इसलिए सरकारी काम थोड़ी सी ढिलाई के साथ होते हैं। लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी की बात करें तो उसका सिर्फ एक लक्ष्य होता है, और प्राइवेट कंपनी का एक लक्ष्य क्या है? मुनाफा, यानी उसका बेनिफिट। अगर इसमें जो कर्मचारी ज्यादा अच्छा काम करता है उसे ज्यादा पैसे मिलते हैं, और जो कम अच्छा काम करता है उससे कम पैसे मिलते हैं। तो इसलिए होड़ मची रहती है कि मैं अच्छा काम करूं, मैं ज्यादा टाइम दूं, जिससे कि मेरी सैलरी या पगार जिसे हम लोग बोलते हैं वो ज्यादा मिले। और ये मोटिवेट के होकर भी काम करते हैं। और इससे जो कंपनी की एफिशिएंसी होती है प्रोडक्शन की, वो काफी बढ़ जाती है। अगर सरकारी कंपनी प्राइवेट होती है तो काम तेजी से होते हैं, क्योंकि सरकार में काम करने वाले के लिए अगर एक सिग्नेचर भी आपको जरूरत पड़ेगा सरकारी काम के लिए तो बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि सरकारी फाइल आप जानते हैं बहुत धीमे धीमे आगे की तरफ बढ़ती है। पर अगर यही प्राइवेट की बात आती है तो काफी तेजी से बढ़ाते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी कंपनी का मुनाफा देखना है और उनकी रेपुटेशन मार्केट में न खराब हो, इसलिए सारे काम बड़े तेजी से होते हैं। सरकारी कंपनी में नई टेक्नोलॉजी कभी कम ही देखी जाती है, पर अगर प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट कंपनी अपने कंपनी में ज्यादा से ज्यादा नई टेक्नोलॉजी को लाता है, क्योंकि उसका जो टेक्नोलॉजी आएगी तो उससे प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, और मार्केट वैल्यू बढ़ेगी तो वहां की कंपनी में काम कर रहे हैं उनका भी कुछ प्रॉफिट होगा। तो इसीलिए सब लोग उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, और वहां टेक्नोलॉजी की भी आपको नई नई चीजें मिल जाएंगी। अब बात करते हैं प्राइवेट कंपनी का मुख्य लक्ष्य प्रोडक्ट कम दाम पर तैयार करना होता है, मतलब कि कम दाम पर अच्छे प्रोडक्ट तैयार करना, ये प्राइवेट कंपनी का एक लक्ष्य होता है, इस कारण से ही वो मार्केट पे बने रह सकते हैं। सरकारी कंपनियों में स्किल से ज्यादा स्किल को महत्व नहीं देते, जबकि प्राइवेट कंपनियों में स्किल को ज्यादा महत्व दिया जाता है, और इसमें काम करने वाले काफी स्किलफुल लोग ही जा सकते हैं, जिसमें प्रोडक्शन भी इससे काफी मजबूत हो जाता है। निजीकरण के बाद जब कंपनी प्राइवेट होती है तो राजनीतिक दबाव भी कम हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी अगर सरकारी काम होता है तो उस पर नेता बाहरी कोई प्रधान होगा कहीं का, या कोई भी छोटे मोटे नेता, वो एक सरकारी काम के पीछे पड़ जाते हैं। पर अगर यहाँ प्राइवेट की बात की जाए तो उस पर प्राइवेट पे किसी भी प्रकार का सरकारी दबाव नहीं होता है, किसी भी प्रकार का राजनीतिक दबाव नहीं आता जाता। और कोई भी सरकार सत्ता में 5 वर्षों तक ही रहने के कारण जो कोई भी स्कीम निकालती है वो सोचती है कि 5 साल तक उसको किसी तरीके से कंप्लीट किया जाए। पर अगर हम इसी तरह प्राइवेट कंपनी की बात करें तो प्राइवेट कंपनी लॉन्ग लाइफ के लिए एक विजन अपना रखती है कि हमें आगे की तरफ अपना दूरदर्शिता के यूज करके कि हमें आगे किस ओर बढ़ना है, किस तरह तरक्की करनी है। तो एक ये फायदा होता है। और चूंकि प्राइवेट कंपनी में कुछ लोगों के शेयर्स भी होते हैं तो प्राइवेट कंपनी को बढ़ाने में सब लोग अपना अपना सहयोग देते हैं। अब निजीकरण के नुकसान भी हैं, इस पे भी पॉइंट करिए, निजीकरण से नुकसान क्या होंगे। एक कंपनी का पूरे क्षेत्र पर अगर स्वामित्व हो जाता है, या जिसे बोलते हैं प्रभुत्व अगर उसका हो जाता है, तो जैसे मान लीजिए रेलवे को फिर से ले लेते हैं सर, उसके प्राइवेट होती है तो मुनाफे के लिए मनमानी तरीके से उससे किराया वसूला जाएगा। अगर कोई कंपनी पूरे तरीके से हावी होती है तो वो मनमाने तरीके से किराया वसूलेगी। जो कि सरकारी कंपनियां मुनाफे पर ध्यान न देकर जन कल्याण के लिए कार्य करती हैं, पर यही अगर सरकारी की बात करें तो वो सिर्फ अपने प्रॉफिट को सबसे पहले देखती है। तो जो लोगों में धन यूज होता था जन कल्याण में, प्राइवेट कंपनी पहले अपना मुनाफा उधर की तरफ देखती है, तो ये एक इसका डिमेरिट हो गया। अगर दूसरी बात करें, जैसे कि एक फैक्टर है पर्यावरण। जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी होती है सरकारी कंपनी, अगर उससे कोई बन रही है और उससे पर्यावरण को हार्म पहुंच रहा है तो सरकारी कंपनियां पहले पर्यावरण की रक्षा करती हैं। जो गवर्नमेंट की कंपनियां होती हैं पहले पर्यावरण को ध्यान में रख के प्रोडक्शन अपना कम कर सकती हैं। पर अगर यही प्राइवेट कंपनी की बात करें तो प्रोडक्शन वो अपना कम करने के लिए उनपे अलग से गवर्नमेंट का दबाव डालना पड़ता है, क्योंकि वो अपने मुनाफे के लिए कुछ चीज जो होती है नियमों को ताक पर रख देते हैं। तो ये हमारे लिए एक काफी बड़ा मुद्दा बन जाता है जिसपे सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता है। अब बात करता हूं कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन पे बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ेगा अगर उसका निजीकरण होगा, जैसे स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा क्षेत्र, यातायात। क्योंकि अगर स्वास्थ्य को प्राइवेट कर दिया जाता है, स्वास्थ्य सेवा को, तो जो गरीब लोग हैं जिनके पास जो स्कीमें निकाली जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जो आसानी से पहुंच जाती है, कम लागत में पहुंच जाती है, उनको पहुंचने में काफी टाइम लगेगा। और अगर प्राइवेट हो जाता है तो ये सारी सुविधाएं जो कि काफी महंगी हो जाएंगी, तो लोगों को इस तक पहुंचने के लिए काफी मेहनत करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये एक तरफ से स्वास्थ्य सेवा के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है निजीकरण। और अगर इसी में बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा भी जो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से होती है उसमें काफी छूट दिया जाता है गरीब बच्चों के लिए, या मतलब जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। और अगर यही आप प्राइवेट करते हैं तो प्राइवेट कंपनी जो होगी वो सरकार शिक्षा को मजबूत तो करेगी, लेकिन उसकी जो फैसिलिटी होंगे उसके चार्जेस बहुत ज्यादा होंगे। तो जो कम पैसे वाले लोग होंगे उनको उसकी पहुंच काफी दूर हो जाएगी, क्योंकि पैसे उनके ज्यादा होते हैं, फीस ज्यादा होती है अमूमन तौर पर। तो ये काफी परेशानी का सबब बन सकता है। तो ये जो सोच समझकर हम जो कंपनियों को प्राइवेट करते हैं,
सोच समझ कर करना चाहिए, जिससे कि निजीकरण एक अच्छा पॉइंट साबित हो, ना कि उसके लिए कोई गलत पॉइंट साबित हो। अगर हम रेलवे का कर देते हैं तो रेलवे में हमें ये भी सोचना चाहिए कि अगर प्राइवेट कर रहे हैं कि जो जन सामान्य लोग हैं उनके टिकट के पैसे की बात, अगर यात्रा के पैसे की बात करें तो उस पर भी सोच समझकर एक अच्छा विचार करना चाहिए। तो आज का मेरा जो पॉइंट था, मैंने आपको उसके डीमेरिट और जो उसके फायदे हैं मैंने वो सारी चीज बता दी है। निजीकरण क्या होता है, राष्ट्रीयकरण क्या होता है, मैंने वो बता दिया। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और मेरे वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग को ये बात जानने की जरूरत है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन की इस बार बात काफी चल रही है। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए और आप लोग का सपोर्ट चाहिए। तो जय हिंद, जय भारत।